नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित समस्त व्यवसायों के लिए अनिवार्य विषय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पाठ्यचर्या के प्रसंग व्यवहारिक कौशल भाग 2 यानी बिहेवियरल स्किल पार्ट 2 पर मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज की कक्षा के उद्देश्य, आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर, यानी आत्मविश्वास का निर्माण कैसे किया जाए, किस तरीके से आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। धारणा प्रबंधन यानी परसेप्शन मैनेजमेंट क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे नैतिकता मूल्यों पर, जो एथिक्स और वैल्यूज़ हैं बिहेवियरल स्किल के अंडर, उन पर हम बात करेंगे। और हमारे रोल मॉडल्स जो हैं, यानी रोल मॉडल बनने के लिए रोल मॉडल कौन कौन से लोग हो सकते हैं, किस तरीके के लोग रोल मॉडल के तौर पर माने जाते हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। आत्मविश्वास निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आदमी के एटीट्यूड की होती है, आदमी के रवैये की होती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपके रवैये पर डिपेंड करती हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आपका रवैया पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें रवैये के भीतर होती हैं उनको हम पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है दृष्टिकोण, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। ये इतने सारे मीनिंग हैं, प्रवृत्ति, रवैया, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, ये सब कुछ एटीट्यूड है। इसमें पहला है दृष्टिकोण, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है व्यक्ति का, नेगेटिव हो सकता है, मिक्स हो सकता है, या सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव हो सकता है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसकी अगर हम बात करें तो चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने में मदद करता है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से चीज़ों को देखने की हेल्प करता है, वो मदद करता है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। इस प्रकार के लोग मुखर या विनम्र व्यवहार का सहारा लेते हैं। जो भी पॉजिटिव लोग होते हैं वो या तो मुखर होंगे, खुल के आपसे बात करेंगे, या फिर विनम्र होंगे, शालीनता से आपको सहजता से के साथ बात करेंगे। दूसरे नकारात्मक रवैये के जो लोग होते हैं, यानी जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि हर चीज़ में वो नेगेटिविटी देखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, सब खराब हो रहा है, सब गलत हो रहा है, सब बेकार है। तो वो नेगेटिव एटीट्यूड उसके अंदर जिसके भी भीतर नेगेटिव एटीट्यूड होता है, उसके अंदर दिक्कत ये आती है कि वो हर चीज़ को गलत तरीके से देखता है। और इस प्रकार के लोग आक्रामक जल्दी होते हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसलिए वो आक्रामक व्यवहार करते हैं। तीसरा, नकारात्मक दृष्टिकोण अक्सर रिश्ते की प्रक्रिया में और व्यवहार के लिए भी एक बाधा होता है। जब भी हम किसी से रिलेशन बनाते हैं, यानी जो रिश्ते हमारे होते हैं, जो आपसी रिश्ते होते हैं, उनके लिए, उनकी प्रक्रिया के लिए, और जो हमारा नेचर या बिहेवियर होता है, उसके लिए भी हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बहुत नुकसानदायक होता है। कि जब कोई व्यक्ति किसी तरीके की किसी भी बात में नेगेटिविटी ढूंढ लेता है तो उसको पॉजिटिविटी दिखाई नहीं पड़ती, तो अच्छाई छुप जाती है, बुराई सामने आ जाती है, और वो व्यक्ति आक्रामक हो जाता है। वे मानवीय व्यवहार और संबंधों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। ये मानवीय संबंधों को और उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को बहुत इफ़ेक्ट करता है कि व्यक्ति का एटीट्यूड कैसा है, व्यक्ति का रवैया कैसा है। इस प्रकार एक बेहतर प्रभाव के लिए व्यवहार को बदलना और बदलना संभव भी है। यानी यदि व्यक्ति का जो बिहेवियर है, जो उसका रवैया है, जो उसका एटीट्यूड है, वो अगर निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव किया भी जा सकता है। उस पर थोड़े से काम करने पड़ेंगे, उन पर भी हम आगे बात करेंगे। वो थोड़ा सा यदि उस पर ध्यान देगा, थोड़ा सा अपने आप को जज करने की कोशिश करेगा, तो बेहतर तरीके से वो अपने एटीट्यूड को चेंज कर पाएगा। जो व्यक्ति का एटीट्यूड है उसकी रक्षा कैसे की जा सकती है, यानी जो भी आदमी का एटीट्यूड है उस पर जो रक्षा करने के पॉइंट्स हैं वो ये हैं। अपने दृष्टिकोण को सुरक्षित रखें, यानी आपका एटीट्यूड तब अच्छा माना जाता है जब आपका जो दृष्टिकोण है आप उसको सुरक्षित रखें। जब तक आपसे पूछा ना जाए, जब तक आपसे व्यक्त करने की आशा ना की जाए, तब तक आप उसे सुरक्षित रखें। दूसरा, व्यक्तिगत टकराव को जल्दी से हल कर लें। आप अगर बेहतर एटीट्यूड रखना चाहते हैं तो आप के साथ में जो भी दिक्कतें होती हैं, सभी के साथ में होती हैं, लेकिन आपके साथ जो भी दिक्कतें होती हैं आप उन्हें जितनी जल्दी हल कर सकें उन्हें सॉल्व कर लें, उन्हें ख़त्म कर लें। यदि कोई अनुचित रूप से व्यवहार करता है तो उससे दूरी बना लें। यदि कोई आपके साथ ख़राब तरीके से बिहेव करता है
तो आप अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाए बिना आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लें, तो वो आपके एटीट्यूड के लिए ज़्यादा बेहतर है, आपका एटीट्यूड उससे इफेक्टेड नहीं होगा। एक व्यक्ति के साथ खुद को इंसुलेट करना जिनसे आपकी बार बार लड़ाई हो जाती है, टकराव हो जाता है, या जिनकी वजह से आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं, तो जब डिस्टर्ब होंगे आप बार बार, तो कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड में चेंजेस आएंगे, आपके रवैये में परिवर्तन होगा। जैसे आप सामान्य तौर पर बैठे होते हैं और कोई व्यक्ति आपको इमीडिएट गुस्सा दिला देता है, तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। आपके एटीट्यूड में नहीं था कि आप गुस्सा करें, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। तो इस वजह से इस तरीके के लोगों से दूरी बना लें जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपकी शांति के लिए बाधक हैं। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको किसी और से या उसके व्यवहार से किसी तरीके का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि आपके एटीट्यूड के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। नीचे खींचने वाले लोगों से बचने के लिए अपना ट्रैफिक पैटर्न बदलें। ट्रैफिक पैटर्न में क्या होता है कि जब हम ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि लोगों को डिवाइड करती है कि आप इधर से जाइए, आप इधर से जाइए। इसी तरीके से आपको जो लोग नीचे खींचते हैं उनके लिए आपको एक बेहतरीन ट्रैफिक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि उनके साथ आप काम तो करें, लेकिन उन्हें कहाँ पर किनारे कर देना है, कहाँ पर उनकी बात को सुनना है, ये आप डिसाइड करें, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड बहुत बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करेगा या उसमें शार्पनेस बढ़ेगी। याद रखें, आपका रवैया आपके अकेले का है। आप जो भी एटीट्यूड आपका रहता है, जो भी आप प्रदर्शित करते हैं, वो आपकी खुद की एक छाप छोड़ता है, आपका खुद का एक इम्पैक्ट डालता है। आत्मविश्वास के निर्माण के लिए अगर हम देखें कि आत्मविश्वास कैसे बनाया जा सकता है या सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन या बढ़ाया कैसे जा सकता है, तो सबसे पहली चीज़, इसे इमीडिएट नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके लिए भी आपको अपने एटीट्यूड पे, अपने व्यवहार पे धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, जिसको हम अलग अलग प्रकार के व्यवहार आत्मविश्वास की जो कमी है उसको दिखाते हैं। उसके माध्यम से यदि आप खुद को या अपनी क्षमताओं को बहुत कठोरता से देखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यानी ये जो चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके माध्यम से हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास की कमी कैसे देखी जा सकती है या कैसे प्रदर्शित होती है। तो पहला है कि खुद को या अपनी क्षमताओं को बहुत कठोरता से देखते हैं। यानी अपनी जो क्षमताएं हैं हमें लगती हैं कि नहीं यार बहुत कमज़ोर हूँ, यार मेरे अंदर ये दिक्कतें हैं। तो ये पहला है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। दूसरा है, आप नकारात्मक घटनाओं से प्राप्त अनुभवों को सीखने के बजाय अपनी विफलताओं पर बहुत अधिक, आप हमेशा इसलिए परेशान रहते हैं, यार मैं तो फेल हो गया या मेरे से ये काम नहीं हो पाया। जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि आपके साथ जो नकारात्मक घटनाएं हुई हैं उनसे आप क्या सीख लिए हैं या उनसे आप क्या सीखना चाहते हैं। उस पर यदि आप काम करेंगे तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पाएंगे। और इस तरीके की यदि कोई चीज़ है तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तीसरा कैसे चेक करेंगे, आप सफल होने के लिए अपने ऊपर अत्यधिक दबाव या तनाव डालते हैं। जब आपको सक्सेस चाहिए तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो क्षमताएं हैं, लेकिन आप फिर भी उन सारी चीज़ों को और तेज़ी से लागू करते हैं अपने भीतर कि आप इतना अधिक दबाव देते हैं कि सफलता कहीं ना कहीं आपकी इधर उधर हो जाती है, किनारे हो जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यताओं पर ही फोकस करके रह जाते हैं। आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो अवास्तविक हैं और आपकी क्षमता से ऊपर है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लक्ष्य, ऐसे अपने एम्स बनाता है जो उसकी क्षमता से बहुत अधिक हैं, यानी एक सामान्य तरीके का हाई स्कूल पास बच्चा यदि वो चाहता है कि मैं अगले 1 साल में ही बीएससी कर लूँ या एमएससी कर लूँ, तो ऐसा कैसे संभव है। 1 ही साल में उसका एक पैटर्न है, एक तरीका है, उसके माध्यम से अगर आप चलेंगे, यानी आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपने लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे। और अगर इस तरीके की कोई चीज़ आपके भीतर है तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी से जूझ रहे हैं। अगला है, आप सफल नहीं होने या गलतियाँ करने से डरते हैं। कोई व्यक्ति सफल ना होने के डर से कि यार मैं काम करूँगा, पता नहीं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, इस डर से रहता है। इस डर से, क्योंकि जब कोई काम किया जाएगा तभी उसमें गलतियां होंगी, तभी उसमें अच्छाइयाँ निकलेंगी। तो वो काम किए बिना ही व्यक्ति यदि डर जाता है तो वो भी आपके कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। आप कॉन्फिडेंस कम है आपके भीतर, ये दिखाता है। आत्मविश्वास की कमी अक्सर लोगों को उनकी पूरी क्षमता, जो आपकी पूरी क्षमता है, उसको
हासिल करने से आत्मविश्वास की कमी रोकती है। यानी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप जिस हद तक सफल हो सकते थे उस हद तक सफल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन सारे पॉइंट्स को देखें और अपने अंदर इवेल्युएट करें अपने आप को कि आपके अंदर कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों में कॉन्फिडेंस की कमी है और उन कमियों को इनके माध्यम से दूर करें। इसमें आत्मविश्वास निर्माण के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। आत्मविश्वास निर्माण के बारे में सोचना है। आप सोचिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ। उस काम के लिए आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करिए। आत्मविश्वास एक प्रक्रिया के रूप में है, एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया के रूप में है, अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है कि आप कहीं खाना भी खा रहे हैं तो भी आप अपने जहन में सोचते रहिए कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ किसी भी काम को, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा, बढ़ेगा। सफलता की ओर छोटे और सकारात्मक कदम उठाएं और तब तक अभ्यास करें जब तक ये आपकी आदत ना बन जाए। जो भी आपका एम है, जो भी आपका उद्देश्य आपने बनाया है, उसकी तरफ छोटे छोटे कदम, सकारात्मक कदम। कई बार होता है कि डिसीज़न तो आदमी लेता है और लिख लेता है कि नहीं ये मुझे करना है, लेकिन फिर उसे भूल जाता है, उसकी तरफ कोई सकारात्मक पहल नहीं करता है, सकारात्मक स्टेप आगे नहीं लेता है, कदम नहीं बढ़ाता है, तो उस वजह से भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको अपना एक एम डिसाइड करना है। उस एम के लिए आपको छोटे छोटे और सकारात्मक कदम बढ़ाने हैं। उसके बाद आप इस प्रक्रिया को तब तक करते रहिए जब तक आप उस एम को पा ना लें पूरी तरीके से। इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं। अपने अच्छे गुणों के बारे में सोचें। जब आप अपने अच्छाइयों और अच्छे गुणों के विषय में सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ काम करने के लिए। अपने बारे में सकारात्मक सोचें। जब भी सोचें अपने बारे में सकारात्मक सोचें। कभी ऐसा ना सोचें कि नहीं मैं नहीं कर सकता। हमेशा सोचें किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो कुछ हो, चाहे जैसे हो, मैं इस काम को कर सकता हूँ। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा ये। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। जो संभव हैं, जो आपकी क्षमताओं, आपकी परिस्थितियों के अनुसार संभव हैं, वो सारे लक्ष्य निर्धारित करें। आप वास्तव में जिन लक्ष्यों को पा सकते हैं उनके विषय में सोचें, उन लक्ष्यों को निर्धारित करें। जब आप सबसे छोटे लक्ष्य तक पहुंचते हैं तब भी बड़े लक्ष्यों का प्रयास करते रहें। यानी आपने एक बड़ा एम बनाया है, उसमें ही छोटे छोटे कदम बनाए हैं। उन छोटे कदमों पर जब आप पहुंचते हैं, यानी एक एक स्टेप करके आप जब पूरा करते हैं, तो उन छोटे छोटे स्टेप्स पे ये ज़रूर ध्यान रखें कि मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है या जो मेरा एम जो मेन है, उस पर से मुझे मेरा ध्यान नहीं हटाना है, मुझे उसी पर केंद्रित रहना है। अपनी सफलताओं पर ध्यान दें, ना कि अपनी असफलताओं पर। यानी अपनी सफलताओं के विषय में सोचें। यदि आप कभी सफल हुए हैं या आपने छोटे पड़ाव कुछ पार किए हैं, उन पड़ावों के विषय में सोचें। ना कि ये सोचें कि जिन पड़ावों से आप थोड़ा सा विफल हुए हैं या आप कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा पीछे हुए हैं, उनके विषय में ना सोचकर, असफलताओं के विषय में ना सोचकर आप सफलता पर ध्यान देंगे तो आप अपने कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप करेंगे। मुखर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती है तो आप खुल के बात कर लेते हैं, मुखर होकर बात करते हैं, जो कि दूसरों के लिए अपने विचार और भावनाएं बेहतर तरीके से व्यक्त करने का एक तरीका है। जब आप मुखर होंगे तो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर पाएंगे। आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक रचनात्मक अभिव्यक्ति मार्ग खोज लें। कोई भी रचनात्मक कार्य करें जब आपको लगता है कि आपकी जो इनर पावर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं या आपको लगता है कहीं कॉन्फिडेंस में कमी है, तो आप वो सारे काम करना शुरू करें जो आपके रचनात्मक कार्यों में आते हैं। जैसे संगीत, यानी गाने सुन लीजिए। आपको लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा निगेटिविटी की तरफ जा रहा हूँ या मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो रहा है, तो आपको यदि गाने सुनना अच्छा लगता है तो आप गाने सुनें। आपको लगता है आर्ट बनाना मेरा रचनात्मक कार्य है तो आप आर्ट बनाएं। आपको लगता है खाना बनाना या किसी तरीके का खेल खेलना या कुछ और करना, जो भी आपको रचनात्मक कार्य लगता है आप उसमें संलिप्त हो जाइए और उसे मन से करने लगिए। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। आत्मविश्वास को प्रभावित कौन कौन सी चीज़ें करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। आत्मविश्वास जीवन के अनुभवों से, यानी जो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हैं, बचपन से लगा के जिस उम्र में आप चल रहे हैं उस उम्र तक जो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं, उन सारे एक्सपीरियंस के माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस
बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बनता है। माता पिता, भाई बहन, दोस्तों और शिक्षकों से प्रभावित होते हैं। इस तरीके के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके गुरुजन हैं, या आपके मदर फादर हैं, भाई बहन हैं, इनसे जो आप प्रभावित होते हैं, कभी कभार आपको लगता है कि नहीं आपके माता पिता ने बहुत अच्छा काम किया है, आपके भाई बहन ने काम किया है, या टीचर हमें पढ़ा रहे हैं इनका बहुत अच्छा काम है, तो उनके जो पॉजिटिव एटीट्यूड को लेंगे, अगर आप उनकी सकारात्मक चीज़ों को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके कॉन्फिडेंस में एक मजबूती आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उनसे आप, ऊपर के जो भी लोग हैं, इनसे आप सीखते हैं कि कैसे अपने और आसपास की दुनिया के बारे में सोचना है। जो भी हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे मदर फादर हो गए, भाई बहन हो गए, इनके जो सोच है, उनकी सोच के हिसाब से हम कभी कभार अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और उसमें सोचते हैं कि वो दुनिया के विषय में क्या सोचते हैं। इसीलिए देखा होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी को यदि कोई एक परिवार का बड़ा सदस्य सपोर्ट करता है, तो मैक्सिमम लोग उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है उन लोगों का, या बुज़ुर्गों का, बड़े लोगों का प्रभाव है आपके कॉन्फिडेंस पर। यह समर्थन और प्रोत्साहन है जो अपने आसपास के लोगों से प्राप्त करते हैं। जब आत्मविश्वास की बात करते हैं, तो लोगों का जब समर्थन मिलता है कि नहीं यार तुम बहुत अच्छे जा रहे हो, लोग प्रोत्साहित करते हैं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है, आप और कॉन्फिडेंट होते हो। इसकी कमी है कि जो आपकी आंतरिक भावनाओं को अपने बारे में आकार देने में मदद करता है। ये इसकी कमी है कि आंतरिक भावनाएं जो आपकी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट करता है। वो थोड़ा सा आपकी आंतरिक भावनाओं को दबा देगा और इफ़ेक्ट को, जो अगल बगल से, आसपास से जो आपको असर पड़ा है आपके कॉन्फिडेंस पे, वो ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। ये आत्मविश्वास में ये सारे पॉइंट जो भी हैं, ये आत्मविश्वास में सुधार करते हैं, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। धारणा यानी कौशल, व्यवहारिक कौशल का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है परसेप्शन। धारणा मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी व्यक्ति को दूसरे के विषय में सोचने का मौका इसी प्रबंधन में मिलता है। धारणा को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये भी एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण को अर्थ देने के लिए अपने संवेदी छापों को व्यवस्थित और व्याख्या करता है। यानी जो भी चीज़ें हमें करानी होती हैं, जो भी चीज़ें प्रबंधक को किसी प्रबंधन में करानी होती हैं, उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से व्याख्यात करता है अपने संवेदी छापों को छोड़कर। दूसरा, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच, शैली, विश्वास, भावनाएं, उद्देश्य आदि होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक अलग क्षमताएं हैं, उसकी अपनी एक अलग तरीका है, उसका अपना एक अलग शैली है, उसकी अपनी एक अलग सोच है, वो अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि किसी भी एक मुद्दे पर सभी लोगों की सोच समान नहीं हो सकती। इसलिए हम देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों की सोच, शैली, सब कुछ अलग अलग होता है। इन कारकों के कारण अलग अलग लोग समान चीज़ों के लिए अलग अलग अर्थ लेते हैं। ये जो अलग अलग भावनाएं आदमी की होती हैं, जो अलग अलग शैली, अलग अलग विचारधारा है, उसके हिसाब से ही आदमी समान चीज़ों को, जो एक लगता है कि नहीं एकदम सामान्य और समान चीज़ है, सबके लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो सबको अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। उसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। लगभग हर व्यक्ति अपने अनुसार व्यवहार करता है। किसी दूसरे से थोड़ा बहुत प्रभावित तो कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसका जो बेसिक नेचर है, जो बेसिक बिहेवियर है, वो उसका स्वयं का होता है, वो खुद का होता है, और वो उसी के हिसाब से व्यवहार करता है। कुछ के लिए एक विशेष बात सही है, जहाँ कुछ के लिए यह पूरी तरह से गलत है। उसी का इम्पैक्ट है कि कुछ लोगों के लिए ये पूरी तरीके से सही भी हो सकती है, कुछ के लिए थोड़ी सही हो सकती है, कुछ के लिए पूरी तरीके से गलत हो सकती है। तो ये धारणा मैनेजमेंट ही है। अगला है, यह सब इसलिए है कि आप चीज़ों को किस तरह से लेते हैं या आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। यही धारणा है। जो आपका एटीट्यूड है कहीं ना कहीं इससे मैच खाता है कि आप जिन चीज़ों के विषय में सोचते हैं, अगला व्यक्ति भी उसी चीज़ के विषय में सोचता है, लेकिन उसकी धारणा, उसका परसेप्शन उस चीज़ के लिए अलग होता है। हमारा परसेप्शन उस चीज़ के लिए अलग होता है। धारणा की विशेषताएं जो हैं, बौद्धिक प्रक्रिया है, सोचने की प्रक्रिया है,
दिमाग के या इंटेलेक्चुअल प्रोसीजर है ये, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति वातावरण से डेटा का चयन करता है और उसे व्यवस्थित करता है, इससे अर्थ प्राप्त करता है। वो एटमॉस्फेयर में या जो वातावरण में चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से एनालिसिस करता है, उसका एक डेटा कलेक्ट करता है, उसके हिसाब से उस पर अपनी धारणा, अपना परसेप्शन लगाता है और उसके हिसाब से रिज़ल्ट निकालता है कि हाँ, उस किस निष्कर्ष पे निकला है। बुनियादी संज्ञानात्मक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो है लोगों के कार्यों, भावनाओं, विचारों को उनके परिवेश की धारणा द्वारा त्वरित प्रक्रिया प्रदान करता है। यानी जब इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो उसमें इमीडिएट रिएक्शन उस आदमी का होता है जो भी अपना परसेप्शन देना चाहता है। ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी ये पूरी सोसाइटी की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रक्रिया है, इसीलिए इसको व्यक्तिगत प्रक्रिया कहा जाता है। धारणा प्रबंधन में किसी संस्थान या कार्यस्थल पर जो प्रोफेशनलिज्म है, उस प्रोफेशनलिज्म को कैसे देखेंगे या वो प्रोफेशनलिज्म कैसे शो ऑफ होना चाहिए, दिखना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो ये है, अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें और अपना काम पूरा करें। जो भी आपको कार्य दिए गए हैं, जो भी आपको प्रतिबद्धताएं प्रदान की गई हैं, उन प्रतिबद्धताओं के भीतर रहकर आप कार्य करें। काम को किसी मीटिंग इवेंट के लिए समय पर, कोई भी काम है उसको टाइम टू टाइम निपटाना है, टाइम टू टाइम करना है, उस पर ध्यान दें। सांस्कृतिक मापदंडों पर ध्यान दें और उनका पालन करें। जो भी आपके कल्चरल चीज़ें हैं उन पर ध्यान दें और उनको पूरे करें। अपना कम्युनिकेशन जांचें कि बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेट जब करेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा। हर बैठक में एक नोटपैड या पेन लेकर बैठें। ये भी प्रोफेशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पेन पेंसिल लेकर बैठें, पैड लेकर बैठें, जिससे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर सकें। काम पर या काम के बारे में पोस्ट करने, ट्वीट करने या टिप्पणी करने, किसी भी सोशल साइट पे किसी तरीके का कोई कमेंट अपने काम से करने से पहले उस पर 10 बार सोचें और यदि वो आपको ठीक लगता है तभी आप उस पर आगे बढ़ें। ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से बचें। जो भी पॉलिटिक्स आपकी ऑफिस में इंटरनली चलती है उससे दूर रहें, उससे बचें। ये आपका प्रोफेशनलिज्म शो करता है। अब हम बात करेंगे नैतिकता और मूल्यों की। तो नैतिकता और मूल्य में से नैतिकता एक नैतिक संहिता है। ये आंतरिक आवाज़ है जो व्यक्ति को बताती है कि क्या सही है। ये कहीं रिटर्न में नहीं है कि ये आदमी नैतिक होगा, ये चीज़ अनैतिक होगी। नैतिकता मैन टू मैन वेरी करती है और कहीं ना कहीं सही और गलत की परिभाषा जो बताती है वो नैतिकता ही बताती है। नैतिकता धर्म से, कानून से, आंतरिक मूल्यों से, जनमत से या किसी अन्य स्रोत से आ सकती है। जो भी आपका रिलीजन है उसके माध्यम से, लॉ के माध्यम से भी नैतिकता बनाई जा सकती है या लाई जा सकती है, चाहे वो उसके डर की वजह से ही हो। जब लक्ष्यों की असीम संख्या के बीच कोई रास्ता नहीं होता है तब नैतिकता हमारी, जब बहुत सारे आपके पास एम्स होते हैं, बहुत सारा बल्क में आपके पास काम होता है, उसमें से आपको लगता है कि यार हमारा कौन सा एक उद्देश्य है या हमारे उद्देश्यों की तरफ कौन आगे जाता है, तेज़ी से जाता है, तो उस पर आपको नैतिकता मदद करेगी जाने के लिए। नैतिकता लोगों को गलत करने से रोकती है। जब आप कहीं गलत करने के लिए सोचते हैं कुछ या गलत करना शुरू करते हैं तो आपकी नैतिकता ही आपको आप पे ब्रेक लगाती है, आपको रोकती है। यदि एक व्यक्ति में कोई नैतिकता नहीं है और वह गलत काम करता है, परंतु जब वह उस नैतिकता के ज्ञान, यदि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर कोई नैतिकता नहीं मानी जाती है, वो नहीं मानता कि नहीं मेरे अंदर कोई नैतिकता है भी, फिर भी यदि जिस दिन उसको लगेगा कि नहीं मेरे अंदर नैतिकता है या कोई काम करता है तो वो काम उसको अनैतिकता से दूर कर देगा। नैतिकता कानूनों से अलग है। कानून के मामलों में लोग डर के कारण सही काम करते हैं, जैसा कि पहले बताया है। अनैतिक कार्यवाहियों को कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती। कोई काम अनैतिक हो रहा है उसके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल के लिए एक कारपेंटर की कहानी है। जो कारपेंटर होता है वो अपना कार्य छोड़ना चाहता है या उसकी उम्र हो जाती है, रिटायर हो रहा होता है, तो वो अपने मालिक से कहता है कि मैं अपना काम छोड़ना चाहता हूँ। तो उसका मालिक कहता है कि आप एक बार मेरे लिए एक घर बना दो सिर्फ, उसके बाद आप काम छोड़ देना। बड़ा ही को लगता है बड़ा फालतू काम दे दिया है और चलते चलते मुझे जो है परेशान कर रहा है। तो वो उस मकान में ढेर सारी कमियां करके, ढेर सारी उसमें खराबियां
सम्मिलित करके उस मकान को बना देता है और बनाने के बाद अपने मालिक को उसकी चाबी सौंपता है। लेकिन उसका मालिक खुश होकर उसको चाबी वापस सौंप देता है और कहता है ये मकान आपका है, ये मेरी तरफ से आपको एक भेंट है, आपने मेरे पास इतने दिन काम किया है, इस वजह से मैं आपको भेंट देना चाहता हूँ। बड़े को तुरंत अफसोस होता है कि उसका जो रवैया रहा है वो अपने काम के प्रति उतना निष्ठापूर्ण नहीं रहा है, उसने प्रायोरिटी किसी और चीज़ को दे दी है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी नैतिकता को ही दिखाता है कि यदि आदमी अपने काम को नैतिकता के साथ करता है तो उसमें उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप अपने जीवन में एक कारपेंटर की तरीके से ही काम करते हैं, हर दिन आप कुछ ना कुछ काम करते हैं जो आपके घर निर्माण में ही हो रहा है, जो आपको आगे चल के लाभ प्रदान करेगा। हम जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, क्या पसंद करते हैं, वो हमारे दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। मूल्यों के नियम अगर हम देखें तो जिनके द्वारा हम निर्णय लेते हैं वो भी बिल्कुल नैतिकता और मूल्यों का एक कॉम्बिनेशन है। ये भी सही और गलत की हमें परिभाषा बताते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये हमें अच्छे और कम महत्वपूर्ण, यानी कई सारे काम हैं उसमें से अच्छे हैं और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, उसके विषय में बताता है। नैतिक मूल्यों की खोज करने वाली शिक्षाविदों में नैतिकता को परिभाषित किया गया है। जो भी नैतिक मूल्यों को खोजे हैं उनके अंदर उस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। नैतिक कर्तव्यों, नैतिक मूल्य नामक मूल्यों को 6 पिलर्स कहा गया है। यानी इन 6 पिलर्स के आधार पे हम नैतिक मूल्यों और नैतिकता को डिसाइड कर सकते हैं। इसमें विश्वसनीयता है, सम्मान है, जिम्मेदारियां हैं, निष्पक्षता है, देखभाल है, नागरिकता है। इन 6 पिलर्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर किस हद तक नैतिकता और मूल्य सम्मिलित हैं और इनके आधार पर हम काम कर सकते हैं। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, यानी जब कोई व्यक्ति किसी को किसी के विषय में बात करता है या जब आप किसी के विषय में कोई बात सुनते हैं तो नैतिकता के आधार पर, नैतिकता और मूल्यों के आधार पर आप ट्रिपल लेयर फिल्टर टेस्ट का पालन करेंगे। पहला फिल्टर टेस्ट है, क्या वो बात सत्य है जिस व्यक्ति के बारे में बताई जा रही है, क्या वो बात एकदम सत्य है। अगर सत्य है तो आप अगली बात सुनें। दूसरा फिल्टर है अच्छाई का फिल्टर, यानी वो बात कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी है या उस व्यक्ति के लिए अच्छी है जिसके लिए बताई जा रही है। तीसरा फिल्टर उपयोगिता का फिल्टर, वो बात उपयोगी है मेरे लिए या अगले व्यक्ति के लिए। तो इन 3 चीज़ों से, 3 फिल्टर से अगर आप होकर किसी भी बात को लेंगे तो आप नैतिक और अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे, अच्छा बिहेवियर आपका माना जाएगा। जो आपके रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल में हम देखते हैं खुद को जानने के लिए रोल मॉडल की कहानी। रोल मॉडल आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से रोल मॉडल उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपकी फील्ड का हो या जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, उस फील्ड के व्यक्ति को रोल मॉडल चुनना चाहिए। इसमें रोल मॉडल सर्वप्रथम प्रथाओं को अपनाना और व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्ति की सफलता की कहानियों का पालन करना है, जिसमें सबसे पहले खुद को जानने के लिए समय बिताना है। खुद को समझेंगे तभी आप रोल मॉडल बन सकते हैं या बना सकते हैं। वे अपनी ऊर्जा पैटर्न को जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। इसलिए आप जितना ज़्यादा अपने साथ समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझेंगे, उतना बेहतर तरीके से आप रोल मॉडल बन सकेंगे दूसरों के लिए। खुद को बेहतर बनाने में समय बिताएं। आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं, इसमें जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको SWOT विश्लेषण के विषय में बताया, उसके माध्यम से आप अपने विषय में स्टडी करेंगे, अपने विषय में जानेंगे और अपने आप को उसके माध्यम से बेहतर बना सकेंगे। ये कोई रहस्य नहीं है, सफल लोग पढ़ें, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ने से ज़्यादा करने में बिलीव करते हैं। सफल लोग पढ़ाई करते हैं, वो अपने उद्योगों में, अपने उद्योगों के बाहर के रुझानों का अध्ययन करते हैं, वो उद्योगों को समझते हैं कि हमारा काम क्या है, उसके विषय में बात करते हैं और उनको समझते हैं। चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनकी रुचि रखते हैं, सबसे बढ़कर लोगों का अध्ययन करते हैं। जो भी सफल लोग होते हैं वो लोगों से सीखते हैं, लोगों का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके माध्यम से आउटपुट देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ कह रहा हूँ या जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, वो पूरी तरीके से 100% मुझ पर लागू हूँ। प्रेरणा स्रोत में अगर टाटा की सफलता की कहानी तो हम अगर देखें तो वो शेयरधारकों के लिए, पैसा बनाने के लिए या आदर्श समाजवादी सिद्धांत, इन 2 कार्यों के लिए किसी भी संस्था का स्थापना की जाती है। जो टाटा की किताब है द ग्रेटेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, इसमें वास्तव में
एक अनोखी कंपनी के बारे में है जो दोनों को करने के लिए स्थापित की गई थी, यानी शेयर धारकों को मुनाफा कमाने के लिए भी और आदर्श समाजवादी सिद्धांत भी स्थापित करने के लिए टाटा का स्थापन किया गया। टाटा की होल्डिंग कंपनी टाटा एंड सन्स में 66% से ज़्यादा अधिक परोपकारी ट्रस्ट सम्मिलित हैं और टाटा समूह एक परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय से विकसित होकर दुनिया में सबसे अधिक चलने वाले व्यावसायिक रूप में प्रबंधित समूहों में से एक है। इस कंपनी ने केवल कई व्यावसायिक सिद्धांतों में सुधार नहीं किया है, सिर्फ अपने नहीं बहुत सारे व्यावसायिक सिद्धांतों में इस कंपनी ने सुधार किया है। ये यहाँ पर देखना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके के रोल मॉडल हमारे हो सकते हैं। इस क्लास को करने के लिए इसमें जो मैंने आज आपको बताया, इसमें आत्मविश्वास कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, धारणा प्रबंधन की परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर हमने बात की, नैतिकता और मूल्यों की परिभाषा अनुप्रयोग उस पर बात की, और हमने देखा रोल मॉडल हमारे कौन होने चाहिए, क्या हो सकते हैं। इसमें जो कंटेंट यूज़ किए हैं वो निम्मी लर्निंग ऑनलाइन बुक से किए हैं। मेरे खुद के भी कंटेंट हैं इसमें, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल माया शुक्ला जी की बुक, और मैंने कुछ इंटरनेट से मदद ली जिसकी माध्यम से क्लास अरेंज हो पाई। धन्यवाद।